मैं डॉक्टर सुभाष स्वागत करता हूं आपका आज की इस चर्चा में। आज की हमारी चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करना महत्वपूर्ण होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर विचार करने से पहले यह जान लेना उचित होगा कि आखिर साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित करना और फिर उनका नाम देना क्यों जरूरी है। किसी भाषा का साहित्य यदि काल की दृष्टि से हजारों सालों में फैला हो और परिमाण की दृष्टि से हजारों रचनाकारों की लाखों कृतियों में व्याप्त हो, तो उसके अध्ययन करने का क्या ढंग हो। वस्तुओं और विचारों का वर्गीकरण और श्रेणीकरण ज्ञान प्राप्ति की महत्वपूर्ण कड़ी है। भौतिक जगत की व्यापकता को देखते हुए व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों या प्रवृत्तियों को समझने के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है। समान स्वभाव या गुण, समान स्वभाव या गुण वाली वस्तुओं या विचारों के समूह बनाए जाते हैं। एक समूह को अन्य समूहों से अलग किया जाता है। इन समूहों की अलग अलग पहचान के लिए इनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम विस्तृत जगत का अध्ययन कर पाते हैं। आपने गौर से देखा होगा तो जरूर महसूस किया होगा कि अपने विकास के क्रम में मानव शिशु इस संसार की अनेकानेक वस्तुओं से परिचित होता है। वह उनकी विशिष्ट पहचान करना सीखता है। इसके लिए उसे परिवार या स्कूल में विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न संबंधों, विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न रंगों, पालतू या जंगली जानवरों के बारे में अवगत कराते हुए उसे वर्गीकरण करना सिखाया जाता है। इस पद्धति के द्वारा वह वस्तुओं को उसकी विशिष्टता व सामान्यता में पहचानना सीख जाता है। साहित्य का इतिहासकार भी जब इतिहास लिखने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वह संबंधित भाषा के साहित्यकारों की रचनाओं को संकलित करता है। इस ढेर सारी सामग्री को अध्ययन करने की योजना बनाता है। सबसे पहले उसका वर्गीकरण और श्रेणीकरण करता है। वह कालक्रम की दृष्टि से रचनाओं को विभाजित करता है। उसके बाद काल विशेष की रचनाओं का प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण करता है। यही ये सवाल उठता है कि रचनाओं को कालों में विभाजित करने का आधार क्या हो। एक काल समाप्त हो गया और दूसरा काल आरंभ हो रहा है, इसकी पहचान कैसे की जाए। किसी भाषा के साहित्य को कालों में विभाजित करने के लिए उसकी साहित्यिक रचनाओं की विषय वस्तुओं में हो रहे परिवर्तनों और समाज में हो रहे परिवर्तनों के स्वरूप व संबंधों पर विचार करके ही संभव होता है। साहित्य अपने परिवेश की ही तो उपज है। समाज में घटित हो रही घटनाएं ही साहित्यिक रचनाओं की विषय वस्तु बनती हैं। किसी समाज अथवा देश में निरंतर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होते ही रहते हैं। इन सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से साहित्य में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। समाज और साहित्य में परिवर्तन का संबंध क्रिया और प्रतिक्रिया की तरह का यांत्रिक और निश्चयात्मक नहीं है और न ही यह समानांतर रूप से होता है। समाज में भौतिक परिवर्तन एकदम स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो जाते हैं, लेकिन समाज की चेतना और मनोजगत में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। लेकिन यह धीमा धीमा परिवर्तन एक विशेष बिंदु पर साहित्य में इतना स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि जिसको चली आ रही साहित्य चेतना से स्पष्टतः अलगाया जा सकता है। इस बिंदु को एक युग की समाप्ति और एक नए युग की शुरुआत माना जा सकता है। साहित्य के इतिहास में एक युग की समाप्ति और दूसरे युग की शुरुआत के बीच के समय को संक्रमण काल कहते हैं। इस समय के साहित्य में पुराने युग के मूल्यों के ह्रास और नए युग के मूल्यों के विकास के लक्षण दिखाई देते हैं। इनकी पहचान करना साहित्य के इतिहासकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल उठता है कि यह संक्रमण काल कितना लंबा हो सकता है। संक्रमण काल की अवधि सामाजिक बदलाव की गति पर निर्भर करती है। यदि समाज में आंदोलनकारी परिवर्तन हो रहे हैं तो साहित्य में भी उनकी प्रतिध्वनि स्पष्ट और जल्दी दिखाई देगी। यदि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया मंद है तो साहित्य में भी उसकी गति मंद ही होगी। सामाजिक परिवर्तन और साहित्य में परिवर्तन सम स्तर पर तभी दिखाई देते हैं जब साहित्यिक शक्तियां
स्वयं परिवर्तनकारी शक्तियों का हिस्सा हो। साहित्य में आ रहे परिवर्तनों की पहचान ही काल विभाजन का आधार है। इतिहासकार का दायित्व है इन परिवर्तनों की पहचान करना और इन परिवर्तनों के कारणों को तलाशना। जो इतिहासकार परिवर्तनों को पहचानने और उसके कारकों को चिन्हित करने में जितना सफल होगा, उसका काल विभाजन भी उतना ही सटीक होगा। काल विभाजन के बाद उसकी पहचान के लिए उसे क्या नाम दिया जाए, यह भी इतिहासकार के काल बोध पर निर्भर करता है। वह काल की चेतना को जितनी समग्रता में समझता है, उतना ही समावेशी नाम दे पाएगा। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता है। इसे मानने के बाद सवाल ये उठता है कि इस नामकरण का आधार क्या हो। इतिहासकार की दृष्टि की व्यापकता, प्रवृत्तियों को पहचानने की क्षमता और साहित्यिक मूल्यांकन की कसौटी पर ही काल विभाजन और उसका नामकरण टिका हुआ है। जिस तरह सामाजिक जीवन बहुमुखी होता है, साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति उसी तरह बहुरंगी होती है। हर युग के साहित्य में समानांतर रूप से विभिन्न सामाजिक शक्तियों के संघर्ष और विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। समाज का सामूहिक मनोजगत इन सबकी संश्लिष्टता में ही निर्मित होता है और विभिन्न रूपों में साहित्य में परिलक्षित होता है। अनेक प्रवृत्तियों की विद्यमानता और परस्पर संबद्धता में भी प्रधान मनोवृत्ति ही निर्णायक होती है, जो अन्य वृत्तियों को भी प्रभावित करती है अथवा नियंत्रित करती है। प्रधान प्रवृत्ति और अन्य प्रवृत्तियों के अंतर संबंधों की पहचान जितनी स्पष्ट होगी, इतिहासकार उतनी ही स्पष्टता से उसका नामकरण कर पाएगा। काल विभाजन और नामकरण का सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। काल विभाजन और नामकरण एक दूसरे के पूरक हैं। जिस आधार पर काल विभाजन किया गया है, उसी आधार पर नामकरण भी किया जाता है। यदि कोई साहित्य इतिहासकार साहित्य की प्रवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाता है, तो नामकरण का आधार भी वही होगा। यदि कोई साहित्य इतिहासकार शासक या साहित्यकार या किसी विधा को काल विभाजन का आधार बनाता है, तो उसके नामकरण का आधार भी वही होगा। अभी तक साहित्य के इतिहासों में कालों के नामकरण के महत्वपूर्ण अनुभव हुए हैं। इतिहासकारों ने साहित्य की आंतरिक चेतना के आधार पर नामकरण करने की कोशिश की है और बाहरी कारणों के आधार पर भी। किसी प्रवृत्ति के आधार पर नाम रखा है, जैसे भक्ति काल। किसी लेखक या रचनाकार जिसने अपने समय को प्रभावित किया, उसके आधार पर भी काल का नामकरण किया है, जैसे भारतेंदु युग। तत्कालीन शासक के नाम पर भी नामकरण किए गए हैं, जैसे विक्टोरिया युग। विधाओं की प्रधानता को भी नामकरण का आधार बनाया गया, जैसे गद्यकाल। इसी तरह साहित्य के अनेक इतिहासकारों ने काल विभाजन करके विभिन्न आधारों पर नामकरण करने की कोशिश की है, लेकिन साहित्य के किसी काल का वही नाम उपयुक्त होता है जो उस काल की समग्र साहित्य चेतना को अपने में समाहित करता हो। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण का सवाल शुरू से ही विवादास्पद रहा है। काल विभाजन और नामकरण का सवाल हिंदी साहित्य के इतिहासकारों पर इस तरह से छाया रहा है कि साहित्य इतिहास के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं की कई बार अनदेखी भी हुई है। हिंदी भाषा में रचित साहित्य 1000 से भी अधिक सालों में फैला है। हजारों साहित्यकारों की साहित्यिक रचनाएं इसमें शामिल हैं। विभिन्न समयों पर विभिन्न किस्म के आंदोलन होते रहे हैं। इस विपुल साहित्य का वर्गीकरण करके ही इसके साहित्यिक मूल्यों, इसकी चेतना, इसकी उपलब्धियों और इसकी सीमाओं को पहचाना जा सकता है। समस्त साहित्य का समग्र मूल्यांकन रचनाओं और साहित्यकारों की श्रेणियां बनाकर ही संभव है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार को काल विभाजन व नामकरण में सबसे पहली समस्या आती है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाए या 10वीं शताब्दी से।
एक और समस्या आती है सामग्री की प्रामाणिकता की। किसी ग्रंथ की एक से अधिक प्रतियां मिलती हैं और इनके पाठों में भी भिन्नता है। किसी ग्रंथ का नाम उल्लेख तो मिलता है लेकिन ग्रंथ नहीं मिलता। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर आदि ने तो काल विभाजन और नामकरण के प्रश्न पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने तो लेखकों की रचनाओं और साहित्यकारों को वर्ण क्रम से अथवा काल क्रम से रख दिया था, इसलिए इनको इतिहासों की संज्ञा भी नहीं दी जाती। इनमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में साहित्यकारों की रचनाओं पर विचार न करके उनके साहित्य का अलग अलग परिचय दिया गया। प्रारंभिक इतिहासों से किसी काल की साहित्य चेतना, इतिहास चेतना अथवा युग चेतना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर ध्यान दिया। इस संबंध में कुछ हद तक इसीलिए सफल भी हुए कि उन्होंने साहित्य अध्ययन की एक दृष्टि अपनाई। उन्होंने साहित्य का अध्ययन तत्कालीन परिस्थितियों और परिवेश के संदर्भ में किया। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने लिखा है, शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन जान पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। समस्त हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया। आदिकाल विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक, मध्यकाल विक्रमी संवत 1375 से 1900 तक, आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 के बाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल विभाजन के बाद साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया। आदिकाल को वीरगाथा काल, मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित करके पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन के आधार को स्पष्ट करते हुए लिखा, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर तो इतना विवाद नहीं है, लेकिन उनके नामकरण पर, विशेष तौर पर वीर गाथा काल नाम दिए जाने पर गहरा विवाद हुआ और यह नाम मान्य भी नहीं हुआ। असल में जिन 12 रासो ग्रंथों के आधार पर उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल दिया था, जब उनकी पड़ताल की गई तो उनमें अधिकांश रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध पाई गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बाद ही काल विभाजन और नामकरण पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। कुछ इतिहासकारों ने इतिहास बोध के अन्य सवालों को तो नहीं छुआ, लेकिन काल विभाजन में 10-20 साल आगे पीछे करके तथा नाम में परिवर्तन करके अपने इतिहास में नवीनता दर्शाने की भी कोशिश की। इसलिए हम यहाँ इस विवरण में नहीं जा रहे कि हिंदी के किस किस इतिहासकार ने किस किस आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया और उसकी क्या सीमा रखी, वह मान्य हुआ कि नहीं, बल्कि हम यहाँ हिंदी साहित्य के प्रचलित काल विभाजन के अनुसार उनके नामों पर ही विचार करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के विभिन्न मतों के विवेचन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित करके अध्ययन करने का प्रचलन है। आदिकाल सन 1000 से सन 1400 ईस्वी तक, भक्तिकाल सन 1400 से 1650 ईस्वी तक,
रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 तक, आधुनिक काल 1850 के बाद से अब तक। आचार्य शुक्ल ने रासोधारा के 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था, लेकिन जिन पुस्तकों के आधार पर यह नाम दिया था उनमें से कुछ तो इस काल से बाद की हैं, कुछ उपलब्ध नहीं हुई और कुछ की सामग्री संदिग्ध थी। इस काल में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया, जो वीरगाथा काल में समाहित नहीं हो सकता था। इसलिए इस कालखंड के लिए यह नाम स्वीकृत नहीं हो पाया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण संधिकाल और चारणकाल किया। संधिकाल के अंतर्गत सिद्धों व जैनों की रचनाओं को तथा चारणकाल के अंतर्गत चरित काव्यों को रखा। यह नाम भी स्वीकृत नहीं हुआ क्योंकि दो नामों से दो भिन्न युगों का भ्रम पैदा करता है। जिस सामग्री के आधार पर चारणकाल नाम दिया गया उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। संधिकाल से अपभ्रंश और हिंदी दो भाषाओं की संधि का बोध होता है। राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है, जो स्वीकृत नहीं हुआ क्योंकि इसका आधार गैर साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया नामकरण आदिकाल इस बात का भ्रम तो उत्पन्न करता है कि यह मनुष्य का आदिकाल है, लेकिन अभी तक यही नाम स्वीकृत है। भक्ति काल के काल विभाजन और नामकरण को लेकर किसी प्रकार का विशेष विवाद नजर नहीं आता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया यह नाम लगभग सर्व स्वीकृत है। इसमें भक्ति काल को निर्गुण काव्यधारा व सगुण काव्यधारा में विभाजित किया गया है। निर्गुण के अंतर्गत ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी तथा सगुण के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्यधाराओं का अध्ययन किया जाता है। रीतिकाल के नामकरण पर भी विभिन्न मत हैं। मिश्र बंधुओं ने इस काल की कविता को अलंकृत करने की प्रवृत्ति को आधार बनाकर अलंकृत काल नामकरण किया, परंतु यह नाम एकांगी है क्योंकि इस काल में अलंकारों के अलावा अन्य काव्यांगों को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नाम श्रृंगार काल किया है, परंतु इस काल में श्रृंगार के साथ साथ वीर व भक्तिपरक कविताएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इसीलिए यह नाम भी इस काल के साहित्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस काल के समस्त कवियों को काव्यांगों के लक्षण और अपने काव्य में उसे स्पष्ट करने की रीति का पालन करने और न करने के आधार पर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध व रीति मुक्त 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। रीतिकाल नाम को ही इतिहासकारों ने उपयुक्त व तर्क संगत माना है। आधुनिक काल के नामकरण पर भी विद्वानों में मतभेद हैं। शुक्ल जी ने पद्य के स्थान पर खड़ी बोली में साहित्य रचना को लक्षित कर इस काल को गद्य काल कहा है। इस काल में खड़ी बोली गद्य की विविध विधाओं के विकसित होने की दिशा में नवीन विषयों पर साहित्य रचना होने लगी थी, इसलिए इसे आधुनिक काल कहा गया। आधुनिक शब्द मध्यकाल से अलग पहचान करने में पूर्णतः सक्षम है। इस काल में साहित्य की अनेक विधाओं और प्रवृत्तियों का विकास हुआ। कोई एक नाम इस काल के साहित्य को अपने में समाहित नहीं कर सकता। इस काल के साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नामकरण किया गया। इन साहित्यकारों ने अपने समय के साहित्य को प्रभावित किया था। स्वतंत्रता से पूर्व के काव्य को छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि नामों में विभक्त किया और स्वतंत्रता के बाद की कविता में कई आंदोलन उभरे हैं। नई कविता, समकालीन कविता आदि नाम भी प्रचलित हैं। गद्य विधाओं में मुख्य साहित्यकारों के नाम पर विभाजित किया गया है, जैसे कथा साहित्य में प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। संक्षिप्त में हिंदी साहित्य के इतिहासकारों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन व नामकरण पर एक दृष्टि डालते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग, नवजागरण युग। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रारंभिक दौर में तो इस पर विचार ही नहीं हुआ और इसके बाद के समय में इस पर इतना जोर दिया गया कि अन्य सवाल पीछे पड़ गए थे, लेकिन वर्तमान में भी यह सवाल ठंडा सा पड़ गया है और रस्म अदायगी की तरह से इतिहास ग्रंथों का हिस्सा है। वैश्वीकरण के दौर में साहित्य की सामाजिक भूमिका और उसके संकल्प पूरी तरह बदल गए। एक बार फिर नए नजरिए से साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता है। काल विभाजन और नामकरण का सवाल उस इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण होता है जो साहित्य और समाज में हुए बदलावों और उनके कारकों की पहचान करने में रुचि रखता है। इस सवाल के प्रति उदासीनता असल में हिंदी बौद्धिकों की परिवर्तन के प्रति उदासीनता का सूचक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।